पिछली कक्षा में मैंने आपको लक्ष्य और उद्देश्यों के संप्रति के बारे में पढ़ाया। अब बात करते हैं लक्ष्य और उद्देश्यों में अंतर क्या होता है। पहला अंतर है क्षेत्र। लक्ष्य का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, क्योंकि लक्ष्य जो निर्धारित किए जाते हैं वो पूरे सिलेबस पर आधारित होते हैं, किसी एक विषय पर अथवा किसी एक पाठ पर नहीं होते। जबकि उद्देश्यों का जो क्षेत्र है, उद्देश्य का क्षेत्र बहुत सीमित है, जो एक निर्धारित पाठ से संबंधित ही निर्धारित किए जाते हैं या एक यूनिट से संबंधित निर्धारित किए जाते हैं। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि लक्ष्य का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत और व्यापक है और उद्देश्यों का क्षेत्र बहुत सीमित है। लक्ष्य जो है ये सामान्य कथन होते हैं। सामान्य कथन से तात्पर्य है, पूरे कोर्स के संबंध में कह दिया कि यदि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक शिक्षण विषय का कोई भी बालक पढ़ रहा है, उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि ये पूरा सिलेबस पढ़ लेगा तो ये बहुत ही अच्छा सामाजिक बालक बन जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि बने कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लक्ष्य है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का वो एक सामान्य कथन है, और जो इसका उद्देश्य है वो एक विशिष्ट कथन है। विशिष्ट कथन क्यों, स्पेशल उसको क्यों माना है? क्योंकि वो एक पाठ से संबंधित फिक्स है कि उस पाठ का ये उद्देश्य होगा। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, प्राप्य उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ हैं। हमने मान लीजिए राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रपति में राष्ट्रपति की योग्यताएं हमने एक टॉपिक ले लिया। राष्ट्रपति की योग्यताओं के संबंध में हमने उद्देश्य निर्धारित किया कि राष्ट्रपति की योग्यताओं के संबंध में बालक प्रत्यस्मरण प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अब हमें यहाँ पाठ पढ़ाना है, उद्देश्य निर्धारित हो गया, ज्ञानात्मक उद्देश्य हुआ ये। अब बालक इस उद्देश्य की प्राप्ति करता है कि नहीं, ये पता चलेगा हमें हमारे कथन के बाद। जब हम बालक को बहुत प्रश्न पूछेंगे, बहुत प्रश्नों के बाद उसको मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, मूल्यांकन प्रश्नों के बाद उसको गृह कार्य देंगे, इन तीनों चीज़ों में वो 3 बार रिपीट हो जाएगा, अर्थात बालक आसानी से तीनों चीज़ों को सीख जाएगा। फिर भी बालक नहीं सीखता है तो उसके लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था की जाती है। फिर उसको अलग से क्लास लेके, जिन्हें स्पेशल क्लास के नाम से भी जानते हैं, स्पेशल क्लास उनकी लगाई जाती हैं, तब जाकर हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। लक्ष्य जो है ये कक्षा को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। लक्ष्य कक्षा को परोक्ष रूप से क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि उस कक्षा से रिलेटेड इनका निर्धारण नहीं किया जाता। इनका निर्धारण पूरे सिलेबस के आधार पर किया जाता है और इनमें लचीलापन नहीं होता। लचीलापन होता है उद्देश्यों में। हमारे पाठ की प्रकृति के अनुसार हमें उसमें कहीं तब्दीली भी करनी पड़ती है तो हम उसकी तब्दीली करते हैं। शिक्षण व्यूह रचना में भी हम जब उसका निर्धारण करते हैं तो लक्ष्य का निर्धारण इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत विस्तृत क्षेत्र लिए हुए है और हमें पढ़ाना सिर्फ एक टॉपिक है। इसलिए कहा जा सकता है कि उद्देश्यों का जो संबंध है वो पाठ से प्रत्यक्ष रूप से है और लक्ष्य का परोक्ष रूप से। चौथा जो है, लक्ष्य दीर्घकालिक होता है और उद्देश्य अल्पकालिक। लक्ष्य को दीर्घकालिक क्यों कहा गया है? क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति 1 साल के बाद होगी। लक्ष्य की प्राप्ति पूरे सिलेबस को खत्म होने के बाद होगी भी कि नहीं ये कोई निर्धारित नहीं है। लेकिन
उद्देश्य जब बात करते हैं तो दीर्घकालिक नहीं, तात्कालिक हैं, अल्पकालिक हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित हैं, उसी व्यू रचना से संबंधित है। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री काम में लेनी है, कौन से उद्देश्य निर्धारित करने हैं, कौन सी शिक्षण विधि काम में लेनी है, कौन सा शिक्षण कौशल काम में लेना है, कौन से बोध प्रश्न काम में लेने हैं, विकासात्मक प्रश्न कैसे पूछे जाने हैं। बालक यदि नहीं समझ पाता है तो टीएलएम कैसे काम में लेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री, टीएलएम का मतलब है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो हम कैसे यूज करेंगे। इन सारी चीज़ों का हम उद्देश्यों में निर्धारण करते हैं, दीर्घकालिक जो लक्ष्य होते हैं इनमें हम नहीं करते। अगला जो है 5वें नंबर का लक्ष्य उपलब्धि को व्यक्त नहीं करता। मतलब उपलब्धि हासिल होगी भी या नहीं, ये इस बात को संकेत नहीं देता, इस बात को नहीं बताता, जबकि उद्देश्य ये बताते हैं कि इसकी उपलब्धि निश्चित है। 100 नहीं तो 90% तो संभव है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि लक्ष्य उपलब्धि को व्यक्त करते हैं, उद्देश्य उपलब्धि को व्यक्त नहीं करते। अगला है लक्ष्य को परिभाषित करना कठिन कार्य है। इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित इसलिए नहीं कहा जाता, इसकी कोई निर्धारित सीमाएं नहीं है। जिस चीज़ की कोई निर्धारित सीमाएं नहीं होती उसकी कोई निर्धारित परिभाषा भी नहीं होती। और उद्देश्य की एक निर्धारित सीमा है। उद्देश्य एक पाठ से रिलेटेड है, एक टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए उसको परिभाषित करना आसान है। अगला है शिक्षण व्यूहरचना। शिक्षण व्यूहरचना से तात्पर्य है, जिस तरह से एक सैनिक युद्ध में जब जाता है तो उससे पहले एक ब्रीफिंग होती है, उसमें वो पहले ही व्यूहरचना तैयार करते हैं कि किस जगह से हमें अटैक करना है, किस जगह से हमें फायरिंग करनी है, किस जगह हमें बचना है, किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से शिक्षक भी एक युद्ध क्षेत्र में जाता है तो युद्ध क्षेत्र कक्ष एक युद्ध क्षेत्र है, वहाँ जाकर वो अपनी जो निर्धारित सीमाएँ हैं उनमें जाकर वो एक व्यूहरचना तैयार करता है कि कक्ष में जाते ही मुझे क्या करना है, कक्ष में पहुंचने के बाद उद्देश्यों का निर्धारण मैं कैसे करूंगा, मैं जो उद्देश्य निर्धारित कर रहा हूं उनकी प्राप्ति कैसे करूंगा, जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से कैसे प्राप्त करूंगा, बोध प्रश्नों के माध्यम से उनकी प्राप्ति हो सकती है या नहीं, विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से उसकी प्राप्ति हो सकती है या नहीं, मूल्यांकन प्रश्नों से हो सकती है या नहीं, गृह कार्य से हो सकती है या नहीं। इन सारी चीज़ों की व्यूहरचना वो अपनी पाठ्य योजना में करता है। पाठ्य योजना इसीलिए निर्धारित करता है, पाठ्य योजना इसीलिए वो बनाता है कि जिससे उसको ये पता रहे कि शिक्षण व्यूहरचना के दौरान मुझे कौन सी क्रियाएं अपनी करनी है, शिक्षण व्यूहरचना में मुझे किस तरह से अपना रोल प्ले करना है। इस तरह से शिक्षण व्यूहरचना में लक्ष्यों का कोई रोल नहीं होता और उद्देश्यों का जो रोल है वो शिक्षण व्यूहरचना में पूरी तरह होता है। उद्देश्यों के आधार पर ही हम शिक्षण सहायक सामग्री, उद्देश्यों के आधार पर हम विशिष्ट उद्देश्य, इन्हीं के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री, इन्हीं के आधार पर शिक्षण विधि, इन्हीं के आधार पर शिक्षण कौशल, इन्हीं के आधार पर मूल्यांकन प्रश्न, बोध प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य, ये सब उद्देश्यों के आधार पर ही हम उसमें पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं ताकि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाए। इसलिए व्यूहरचना में उद्देश्यों का बहुत ज़बरदस्त रोल है।
लक्ष्य की जो प्रकृति है वो दार्शनिक है और उद्देश्यों की प्रकृति मनोवैज्ञानिक। दार्शनिक से तात्पर्य एक दर्शन टाइप है, एक आदर्श टाइप है जो व्यवहार में उपयोग लिया भी जा सकता है और नहीं भी। कई बार हम ऐसे आदर्शवादी बनते हैं कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। गुरुजी बैंगन खाते हैं और हमें बालकों को शिक्षा देते हैं कि बेटे बैंगन नहीं खाना चाहिए, तो ये आदर्शवाद हुआ, ये दार्शनिक एक सिद्धांत हुआ। लेकिन उद्देश्यों में मनोविज्ञान है, उद्देश्य मनोवैज्ञानिक होते हैं। इनकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक है और इनकी प्रकृति दार्शनिक। मनोवैज्ञानिक कैसे? उद्देश्यों के निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मेरी कक्षा में जो बालक हैं उनकी मानसिक आयु क्या है, उनकी वास्तविक आयु क्या है, उनकी रुचियां क्या हैं, उनकी आवृत्ति क्या है, उनको मैं पढ़ाऊंगा तो उनका मेंटल लेवल क्या है, इन सारी बातों की जानकारी शिक्षक को होती है। यदि शिक्षक को इनकी जानकारी नहीं है तो अच्छे तरीके से वो शिक्षण नहीं करा सकता। इसलिए वो सबसे पहले जो काम करता है वो करता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए करता है ताकि बालक शिक्षक को ये पता चल जाए कि मेरी कक्षा में जो बालक हैं उनका मानसिक स्तर क्या है, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या उनके मानसिक स्तर के अनुकूल है। यदि नहीं तो हाथों हाथ वो अपनी व्यूह रचना में परिवर्तन करेगा। इसीलिए इन उद्देश्यों को लचीले उद्देश्य भी कहा गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि उद्देश्यों का निर्धारण मनोवैज्ञानिक टेक्निक से किया जाता है और लक्ष्यों का दार्शनिक। और लक्ष्य जो होते हैं ये अस्पष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे सिलेबस से रिलेटेड है। किस पाठ के क्या उद्देश्य हैं, किस पाठ से बालक में ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होगी, किस बात से बालक में कौशल विकसित होगा, किस बात से बालक में ज्ञानोपयोग होगा, किस बात से बालक में रुचि विकसित होगी, किस बात से बालक में दृष्टिकोण पैदा होगा। ये सारी चीज़ें लक्ष्यों के माध्यम से हम निर्धारित नहीं करते, इसीलिए इनको अस्पष्ट कहा गया है। जबकि उद्देश्यों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि इनके माध्यम से हमें क्या क्या होगे। हमारे 6 उद्देश्य हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, रुच्यात्मक और अवृत्त्यात्मक। इन 6 उद्देश्यों की प्राप्ति हमें इसके माध्यम से हो सकती है। लेकिन इसमें 2 उद्देश्य ऐसे हैं जो अमापनीय हैं, जिनका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। ऐसे 2 कौन से हैं? रुच्यात्मक और अवृत्त्यात्मक। क्योंकि देश काल और परिस्थिति के अनुसार इन दोनों में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जो 4 हमारे उद्देश्य हैं उनकी 100% प्राप्ति हमें इसके माध्यम से होती है, जबकि लक्ष्यों के माध्यम से हो भी सकती है और नहीं भी। अतः यह कहा जा सकता है कि लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं और उद्देश्य स्पष्ट। और साथ ही साथ इनकी उपलब्धि 100% नहीं है संभव, लेकिन इसकी उपलब्धि 100% संभव है। लक्ष्य जो है स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं देते। यानी विद्यार्थियों को ये संकेत नहीं देते कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। जबकि उद्देश्य ये स्पष्ट निर्देश देते हैं कि बच्चों को करना क्या है, बच्चे क्या कर सकेंगे, उस ऐसा करने से बच्चों में परिवर्तन क्या होगा। ये सारी चीज़ें उद्देश्यों में स्पष्ट होती हैं, लक्ष्य में ये स्पष्ट नहीं होती। लक्ष्यों में परिवर्तन विषय के अनुकूल संभव नहीं है, क्योंकि लक्ष्य जो निर्धारित किया जाता है पूरे पाठ्यक्रम का किया जाता है, पूरे सिलेबस का किया जाता है, जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं और करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं। जबकि उद्देश्यों में परिवर्तन संभव है। जिस तरह की परिस्थिति शिक्षक फील कर रहा है उसी तरह का उद्देश्यों में वो परिवर्तन कर सकता है, लेकिन लक्ष्यों में ऐसा नहीं है। किसी विषय विशेष का, किसी टॉपिक विशेष का उसमें कोई उल्लेख नहीं है, उसमें उल्लेख है पूरे सिलेबस का और इसमें विषय का और टॉपिक का। और लास्ट में है लक्ष्यों का जो संबंध है वो सब्जेक्ट से सीधा नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है, यानी पूरे सिलेबस से है। और
उद्देश्यों का एक विषय से भी है और एक टॉपिक से भी है और एक यूनिट से भी है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि लक्ष्यों का संबंध सीधे तरीके से पाठ से नहीं होता, जबकि उद्देश्यों का सीधा पाठ से, विषय से और टॉपिक से होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि लक्ष्य और उद्देश्य एक समान लगने के बावजूद भी बहुत इनमें अंतर है, वो जिस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं इनका वर्गीकरण। उद्देश्यों का वर्गीकरण। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन उद्देश्यों को प्राप्त उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, प्राप्त उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनीय उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। इस तरह से इन चारों का कहीं भी बात आती है, इट मीन्स अपन बात कर रहे हैं उद्देश्यों की। और जहां गोल्स, एम्स ये की बात आती है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लक्ष्य की। इसका मतलब बात कर रहे हैं उद्देश्य की। ठीक है। शिकागो विश्वविद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्यों पर चर्चा चल रही थी। उसी समय एक महान शिक्षाविद हुए थे प्रोफेसर B.S. ब्लूम। प्रोफेसर B.S. ब्लूम, इन्होंने और इनके साथियों ने उद्देश्य को 3 भागों में विभक्त किया, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसका जो प्रतिपादन किया था प्रोफेसर B.S. ब्लूम ने किया था। और ये किया था 1956 में शिकागो विश्वविद्यालय। शिकागो विश्वविद्यालय में किया गया था। दूसरा जो उद्देश्य है अवबोधात्मक उद्देश्य, इसे भावात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। इसको प्रतिपादन किया था प्रोफेसर ब्लूम, कार्थवाल
एवं मसीहा। इन्होंने इसका प्रतिपादन 1964 में किया था। और तीसरा जो उद्देश्य है क्रियात्मक, इसको भावात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य इस उद्देश्य का प्रतिपादन किया था प्रोफेसर E.J. सिम्पसन ने। और इसका क्या था 1969 में। सामान्यतः किसी भी जानकारी को हम ज्ञान कहते हैं। जब हमें किसी भी चीज़ की जानकारी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो हमारे अंदर क्रिया करने की ललक होती है कि हम क्रिया करें, एक्शन। ज्ञान के बाद क्रिया, और क्रिया के बाद हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं, समझ पैदा होती है। कर कर ही हम सीखते हैं, सीख के नहीं करते, बल्कि करके हम सीखते हैं। करके सीखना एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम जल्दी सीख जाते हैं और वो ज्ञान स्थायी रहता है। लेकिन जो सीख के करते हैं तो ज्ञान स्थायी नहीं होता। सीखते तो हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं होती जितनी बजाय करके सीखने के। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के बाद हमें क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति पर आना पड़ता है। उसके बाद ही हमारे भाव विकसित होते हैं। इस तरह से ये तीन उद्देश्य हमारे शिक्षण प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन तीनों उद्देश्यों को जब सम्मिलित रूप में हम प्रस्तुत करते हैं तो ये 6 इनके टुकड़े हो जाते हैं। जैसे पहला ज्ञानात्मक, दूसरा अवबोधात्मक या भावात्मक, तीसरा ज्ञानोपयोग। जो मैं बता रहा था आपको, थर्ड, क्रिया के माध्यम से ज्ञान का उपयोग करना हमें आता है। ये नॉलेज के हो गए। सीखने के बाद हमें समझ आई, समझ के बाद हमने उसका कार्य शुरू किया, यानी प्रयोग, ज्ञानोपयोग। इसे प्रयोगात्मक भी कहते हैं। प्रयोगात्मक। चौथा है कौशल। क्रिया करके ही हमारे अंदर कौशल विकसित होता है। ये भी क्रियात्मक उद्देश्य का पार्ट है। कौशलात्मक उद्देश्य। उसके बाद आती है अवबोध में, समझ में। किसी चीज़ की समझ हमें जब पैदा होगी तभी हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति सकारात्मक होगा, तभी हमारी रुचि उसमें विकसित होगी। इसलिए दोनों उद्देश्य इससे रिलेटेड हैं, रुच्यात्मक या अभिरुच्यात्मक। यानी हमें इंटरेस्ट कब डेवलप होगा, जब हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से सीखेंगे, उसके भाव पैदा होंगे, उसका ज्ञान हमें होगा, तब हम जाके उसके प्रति रुचि विकसित होगी। और जब रुचि विकसित हो जाएगी, उसके बाद हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित होगा कि हमारा फला चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, फला देश हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, फला आदमी हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, फला पाठ हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। मतलब कहने का, उस पाठ के प्रति जो दृष्टिकोण पैदा होगा वो रुच्यात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के बाद ही होगा। अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य।
अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इस तरह से किसी भी चीज़ के प्रति हमारे दृष्टिकोण की बात यहाँ हम करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में इन 6 उद्देश्यों का निर्धारण हमें करना होता है, तभी हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाते हैं। कोई भी पाठ हम निर्धारित करेंगे, सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य उसका निर्धारित करेंगे। मान लीजिए आप एक पाठ पढ़ा रहे हैं ग्राम पंचायत, अब यहाँ आपको ग्राम पंचायत जो टॉपिक है इसके उद्देश्यों का निर्धारण करना है। कैसे करेंगे? ग्राम पंचायत के 3 शिक्षण बिंदु हमने निर्धारित किए। ग्राम पंचायत का गठन, उप सरपंच का चुनाव और ग्राम सभा। ठीक है, हमने इसके 3 क्रमबद्ध रूप में हिस्से कर लिए। जैसे मैं बता रहा था आपको, गेस्टाल्टवादियों की एक सोच है जिसे पूर्णाकारवाद भी कहते हैं कि ज्ञान एक पूर्ण इकाई है, उसे विभक्त नहीं किया जा सकता। उसी सिद्धांत को ध्यान में रख के हमने ग्राम पंचायत जो टॉपिक लिया है, इसमें 6 शिक्षण बिंदु बनते हैं। 6 शिक्षण बिंदु 35 मिनट की कक्षा में नहीं पढ़ाए जा सकते, इसलिए इसके 2 पाठ हमने बनाए, ग्राम पंचायत फर्स्ट, ग्राम पंचायत सेकंड। ग्राम पंचायत फर्स्ट में हमने 3 शिक्षण बिंदु लिए जो क्रमबद्ध रूप से है। सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन होता है, उसके बाद उप सरपंच बनता है, उसके बाद ग्राम सभा की मीटिंग होती है, उसके बाद उसके कार्यों का, प्रस्तावों का और शक्तियों का उल्लेख होता है। अब यहाँ बात करते हैं उद्देश्यों के निर्धारण की। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम निर्धारित करेंगे विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत प्रकरण के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन, उप सरपंच का चुनाव और ग्राम सभा के संबंध में प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे या करा सकेंगे। दूसरा उद्देश्य होगा ग्राम पंचायत प्रकरण के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का चुनाव, ग्राम सभा के संबंध में विद्यार्थियों को ग्राम सभा और नगरपालिका, ग्राम पंचायत और नगरपालिका में अंतर स्पष्ट करना, उसकी व्याख्या करना और तुलना करना सिखा सकेंगे। तीसरा उद्देश्य जो हमारा होगा ज्ञानोपयोग, ग्राम पंचायत प्रकरण से संबंधित प्राप्त ज्ञान का प्रजातांत्रिक कार्यों में अपने भावी जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। यानी जो ज्ञान उन्होंने यहाँ प्राप्त किया वो अपने भावी जीवन में कहीं भी उसकी आवश्यकता पड़ी तो वो उसका उपयोग करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं बालकों से। इसलिए तीसरा उद्देश्य करना था। उसी प्रकार से चौथा कौशलात्मक उद्देश्य, वोट डालने का कौशल, कतार में खड़ा रहने का कौशल, अपनी बारी का वेट करने का कौशल, और फिर उसके बाद जो चुनाव हो गया उसका रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स के बाद उनको बताना कि किस तरह से उनके रिजल्ट्स आते हैं, किस तरह से उनके रिजल्ट्स को बताते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर उसके बाद रुचि, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से जब उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया देखी, ग्राम पंचायत का गठन देखा, उप सरपंच का चुनाव देखा, ग्राम सभा की बैठक देखी, तो उनके अंतर्गत एक ऐसी रुचि विकसित हो गई कि प्रजातंत्र बहुत ही अच्छी चीज़ है और प्रजातंत्र के प्रति उनका दृष्टिकोण, ये रुचि विकसित हो गई तो दृष्टिकोण भी ऑटोमेटिक विकसित हो गया, तो सकारात्मक दृष्टिकोण उनके प्रति विकसित हो गया। इस तरह से ये 6 उद्देश्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है इनमें जो 4 उद्देश्य हैं ये मापनीय है, यानी उनका मापन 100% किया जा सकता है, लेकिन ये 2 उद्देश्य ऐसे हैं जिनका मापन नहीं किया जा सकता। इनको अमापनीय उद्देश्यों की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि देश काल और परिस्थिति का प्रभाव इन पर पड़ जाता है, इसलिए इन्हें प्रमाणिक इनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। कल सामाजिक अध्ययन शिक्षण के सामान्य उद्देश्य आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।